क्वेश्चन नंबर 42, डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट। डी मॉर्गन ने दो थ्योरम्स दिए थे, दो स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने बताया था कि a प्लस बी का यदि आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये दो थ्योरम्स डी मॉर्गन ने दी थी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a प्लस बी, ये देखिए a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। डॉट मीन्स प्रोडक्ट, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटू बी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, नहीं मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस बी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस बी का तो डी मॉर्गन ने कुछ रूल ही नहीं बताया था। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a अपॉन बी, ऐसा भी कोई रूल डी मॉर्गन ने बताया नहीं था, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज डी रेटिंग फैक्टर। जो डी रेटिंग फैक्टर है ये है सेकेंड ऑप्शन। डी रेटिंग फैक्टर हमें ये बताता है कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पावर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड अ डी रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 44, अ रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी डिप्लेशन लेयर बढ़ते जाती है, इस वजह से रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस की रेंज मेगा ओम में होती है, इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर प्योर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेंस पर मीटर होती है। इसमें तो मैं समझा नहीं सकता, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, द यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ये मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो होती है म्यू इंटू ई, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको मोबिलिटी कहा जाता है। जो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है ये वोल्ट पर मीटर होती है। इसलिए म्यू की जब यूनिट आएगी तो वो रहेगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड सेकेंड ऑप्शन में है, यहाँ से ही यूनिट आएगी। क्वेश्चन नंबर 48, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। जो एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है h इंटू एफ, या फिर कुछ लोग इसको h इंटू न्यू बोलते हैं। यहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, एंड f इक्वल टू वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, इन ट्रांजिस्टर द बेस करेंट इज अबाउट। ट्रांजिस्टर में 5% बेस करंट फ्लो होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर में 3 जोन होते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले होता है इमीटर, उसके बाद बेस होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है।
इन तीनों जोन का जो एरिया है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो जोन आपको दिख रहा है ये कलेक्टर कहलाता है। मिडिल का जो जोन है वो बेस है, और जो फर्स्ट पोर्शन है ये है ईमीटर। ईमीटर टोटल एरिया का 25% कवर करता है। बेस टोटल एरिया का 5% कवर करता है, और कलेक्टर टोटल एरिया का 75% कलेक्टर होता है। इन तीनों रीजन से एक एक टर्मिनल हम बाहर निकाल देते हैं। और इस क्वेश्चन में इन ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट, बेस करंट जो होता है वो 5% होता है, क्योंकि एरिया भी छोटा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका कितना एरिया है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ Vj इज जंक्शन वोल्टेज, ये जंक्शन वोल्टेज इन अ स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डायोड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में 3 प्रकार के हम देख रहे हैं। एक होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा है अलॉय टाइप पीएन जंक्शन डायोड। इसे कुछ लोग स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड भी कहते हैं। थर्ड टाइप ग्रोन जंक्शन डायोड। ये 3 प्रकार के डायोड इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब हम जानते हैं कि जो जंक्शन डायोड है, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इसकी जो डिप्लेशन लेयर है वो उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अ जंक्शन वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर। इससे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है तो उसकी डिप्लेशन लेयर उसके जंक्शन वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अलॉय टाइप पीएन जंक्शन डायोड या स्टेप ग्रेडेड टाइप जो जंक्शन डायोड होता है, इसकी जो डिप्लेशन लेयर है इसके जंक्शन वोल्टेज के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। और ग्रोन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर क्यूब रूट ऑफ जंक्शन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप ग्रेडेड जंक्शन डायोड मीन्स अलॉय टाइप पीएन जंक्शन डायोड की डिप्लेशन लेयर अंडर रूट जंक्शन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो सारी कंडीशन है यहाँ पे मैंने आपको जो बताई है, ये सारी जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है तब के लिए है। लेकिन यदि ये तीनों डायोड यदि रिवर्स बायस में आ जाए, रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाए, उस कंडीशन में इनकी जो विड्थ है वो कैसी हो जाएगी मैं बताता हूँ आपको। यदि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है तब विड्थ Vj प्लस Vr के प्रोपोर्शनल होगी। यदि अलॉय टाइप या
ग्रोन जंक्शन टाइप पी एन डायोड हुआ तो रिवर्स वाइस में अंडर रूट वी जे प्लस वी आर के बराबर, सॉरी वी जे प्लस वी आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिप्लेशन लेयर। और थर्ड ग्रोन जंक्शन टाइप में टाइप डायोड में डिप्लेशन लेयर क्यूब रूट ऑफ वी जे प्लस वी आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। रिवर्स बाइस की कंडीशन में रिवर्स बाइस वोल्टेज ऐड हो जाएगा जंक्शन वोल्टेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 52, if RC and RL represent the collector resistance and load resistance respectively in single stage transistor amplifier, then AC load is। सबसे पहले तो मैं आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बेसिक डायग्राम बनाकर बताता हूँ कैसा है। कुछ इस प्रकार से होगा। यह एक सिंगल स्टेज बीजेटी एम्पलीफायर जो कि बीजेटी की हेल्प से बना होता है। ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस, बेस में 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस कंडीशन में जो एसी लोड की वैल्यू है वो आरसी और आरएल के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विच कैपेसिटर्स आर जनरली यूज्ड। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जनरली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज या पावर रेटिंग। एससीआर सबसे हाईएस्ट पावर रेटिंग होती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी की वोल्टेज या पावर रेटिंग होती है तो वो है एससीआर, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं जीटीओ, ट्रायक, डायक, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सब एससीआर का ही रिकॉम्बिनेशन होता है अलग अलग तरीके से। इसलिए इन सभी डिवाइसों में सबसे हाईएस्ट वोल्टेज और पावर रेटिंग एससीआर की होती है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि यदि आप कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, एक प्रॉपर्टी यदि किसी डिवाइस की आप इम्प्रूव करेंगे तो अदर डिवाइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज़ ईजी ड्राइव एंड हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। आईजीबीटी बेस्ट है, क्योंकि इस आईजीबीटी में बीजेटी प्लस मॉसफेट दोनों की कंबाइन बेस्ट प्रॉपर्टी आईजीबीटी रखता है। बेस्ट प्रॉपर्टी बीजेटी और मॉसफेट की बेस्ट प्रॉपर्टी आपको आईजीबीटी में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 56, अ डायक इज टर्न्ड ऑन बाय। जो डायक होता है इसमें कोई भी गेट सिग्नल नहीं होता है। ये देखिए, दो आपने एससीआर लिए, दोनों को आपने एंटी पैरेलली कनेक्ट कर दिया, इसे ही डायक कहते हैं। डायक में गेट कंट्रोलिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। ये मेन टर्मिनल 1 और ये मेन टर्मिनल 2। डायक का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये मेन टर्मिनल 1 और ये मेन टर्मिनल 2। जब गेट कंट्रोल की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, उस कंडीशन में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। ब्रेक ओवर वोल्टेज तक आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद ऑटोमेटिकली वोल्टेज कम हो जाता है और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। ये थायरिस्टर T1 ऐसे नाम दे दीजिए, इसे थायरिस्टर T2 नाम दे दीजिए आप। और ये दोनों साइकिल में काम करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी। ये चारों क्वाड्रेंट में काम करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन, 4 मोड में डायक वर्क करता है। लेकिन आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज तक वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। गेट वोल्टेज का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, गेट करंट का भी कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स फॉर अ नेटवर्क विथ n नोड्स एंड b ब्रांच
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशन जो कि होती है b माइनस n प्लस 1 मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी ऑफ इंडक्टर इक्वल्स टू 1/2 Li स्क्वेयर मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, पावर की तो नहीं हो सकती एम्पियर सेकेंड, पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, इसलिए वोल्ट एम्पियर अगर क्वेश्चन में रहता तो पावर सही होता। चार्ज की हो सकती है, क्या चेक करते हैं? चार्ज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Q इक्वल टू I इंटू टी होता है चार्ज का फार्मूला, क्योंकि करंट क्या होता है? यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को करंट कहते हैं। यहीं से चार्ज का फार्मूला क्रिएट होगा, Q इक्वल टू I इंटू टी, आई की यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट सेकेंड। ये ऑप्शन मैच हो गया, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आप सभी जानते हो R/Z का रेशियो पावर फैक्टर के इक्वल होता है। पावर फैक्टर cos फाई से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू R/Z होती है। यदि मैं इसे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो ओवरऑल इम्पिडेंस में कितने रेजिस्टेंस की मात्रा है, क्वांटिटी है, उसे ही पावर फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाइल अप्लाइंग KVL द डायरेक्शन इन विच लूप इज टू बी ट्रेस्ड इज डेस एंड फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब आप KVL अप्लाई करते हो तब जिस लूप में आप KVL अप्लाई कर रहे हो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी डायरेक्शन में KVL अप्लाई करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, इसलिए पहला तो नॉट इम्पॉर्टेंट, किसी भी डायरेक्शन में आप KVL अप्लाई कीजिए आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन, लेकिन प्लस और माइनस का आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे में ध्यान रखना है, इसलिए मोस्ट ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आप किसी भी डायरेक्शन में KVL यहाँ से लगा KVL इस साइड ले लीजिए या आप यहाँ से इस साइड KVL ले लीजिए, आपको कोई अफेक्ट नहीं होगा इससे, इसलिए पहला तो नॉट इम्पॉर्टेंट, द डायरेक्शन इन विच लूप इज़ टू बी ट्रेस्ड नॉट इम्पॉर्टेंट, बट साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये माइनस और प्लस ये जो सिंबल हमने लगाया है यहाँ पर, ये बहुत इम्पोर्टेंटली रिमेंबर रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और मैग्नेटिक कपलिंग कोफिशिएंट इज, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, K से डिनोट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को, और इसकी वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है। यदि पूरी तरह से कपलिंग हो रही है तो K की वैल्यू 1 आ जाएगी, और कुछ भी नहीं होगी तब 0। द ड्यूलिटी ऑफ चार्ज इज, चार्ज की ड्यूलिटी तो फ्लक्स होगी, फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स एक ही बात है, चार्ज की जो ड्यूलिटी है वो फ्लक्स है, वोल्टेज की ड्यूलिटी करंट है, इंडक्टेंस की ड्यूलिटी कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्मी लेवल फॉर सेमी कंडक्टर इज। देखो फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल एक ऐसा प्लेस है सेमी कंडक्टर में जहाँ 100% इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। जब आप जहाँ 100% इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी भी 0 to 1 वेरी करती है, 0% to 100% वेरी करती है। 100% प्रोबेबिलिटी की टर्म में 1
होगा, परसेंटेज के टर्म में उसे 100% बोलेंगे। मीन्स फर्मी लेवल सेमीकंडक्टर में एक ऐसा प्लेस है जहाँ 100% इलेक्ट्रॉन होते ही है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन डैम्पिंग रेशियो जीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1 देन द सर्किट क्लासिफिकेशन कम्स अंडर। ये कंट्रोल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक जीटा की कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। ये देखिए, जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तो इस प्रकार के सिस्टम को अनडैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। अनडैम्प्ड सिस्टम जिसमें डैम्पिंग नहीं हो रही है, ये डैम्पिंग मतलब जहाँ पे कुछ कमी नहीं आ रही। अब अंडर डैम्प देखिए क्या होता है। अंडर डैम्प सिस्टम में क्या होता है, जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ऐसा सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम कहलाता है। अंडर डैम्प सिस्टम की कंडीशन में पोल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोकेशन पे लोकेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोकेशन पे, ये जैसे यहाँ पर, ये सिस्टम के अंडर डैम्प की कंडीशन है। यहाँ जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये अंडर डैम्प सिस्टम की कंडीशन में जो वेवफॉर्म क्रिएट होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। धीरे 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 वेवफॉर्म कम होते जाती है, डैम्प होते जाती है। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। इसमें क्या होती है, वेवफॉर्म एक डिज़ायर्ड वैल्यू, जैसे ये डिज़ायर्ड वैल्यू है, सीधे डिज़ायर्ड वैल्यू पे पहुंच जाती है। और ओवर डैम्प सिस्टम में जीटा ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ जो पोल होते हैं वो रियल एक्सिस पे होते हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। ये डिज़ायर्ड वैल्यू पे पहुँचने में, जैसे ये डिज़ायर्ड वैल्यू पे पहुँचने में थोड़ा समय लेंगे। ये है ओवर डैम्प्ड सिस्टम। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि जीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, अंडर डैम्प। और जो पोल हो लोकेट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोकेशन पे लोकेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, द टोटल इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ एस डोमेन नेटवर्क। एस डोमेन नेटवर्क मीन्स आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एस डोमेन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तब उसके इनपुट से यदि जो इम्पिडेंस दिखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सिंपल सी बात है, ये ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस कहते हैं। इसलिए थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर एच पैरामीटर्स द कंडीशन फॉर सिमेट्री इज। कंडीशन फॉर सिमेट्री H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1। ये H पैरामीटर के लिए कंडीशन फॉर सिमेट्री है। ABCD पैरामीटर्स के लिए कंडीशन फॉर सिमेट्री AD माइनस BC इक्वल टू 1 है। एक बात का ख्याल रखें, किसी भी नेटवर्क के लिए सिमेट्रिकल की कंडीशन है कि उसका इनपुट इम्पिडेंस और उसका आउटपुट इम्पिडेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मीन्स सिस्टम सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इन पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। व्हाट इज़ एच पैरामीटर, बी पैरामीटर, व्हाट इज़ एच पैरामीटर, व्हाट इज़ वाई पैरामीटर, व्हाट इज़ जेड पैरामीटर, व्हाट इज़ जी पैरामीटर्स, व्हाट इज़ ABCD पैरामीटर्स। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेड पैरामीटर की बातें करते हैं। जेड पैरामीटर आप एक काम कीजिए, ये V1 ये V2 इसे ऐसे मैट्रिक्स में बंद कर लीजिए। Z11 Z12 Z21 Z22, ये I1 I2। अब यहाँ से ये जो 1 सब्सक्रिप्शन जिसके पीछे लगा हुआ है ये सेंडिंग एंड को इंडिकेट करेगा और जो 2 लगा हुआ है ये रिसीविंग एंड को इंडिकेट करेगा। दो इक्वेशन यहाँ से कैसे बनेंगी, V1 इक्वल टू, जैसे V1 की इक्वेशन बनाना है तो Z11 I1 Z12 I2, ये V1 की इक्वेशन हो गई। Z11 I1
Z12 I2, V2 Z21 I1, Z21 I1, Z22 I2। आप ऐसा इतना पैटर्न याद रखिए तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रहेगी। वाई पैरामीटर्स की बात करते हैं। वाई पैरामीटर में I1 I2 Y11 Y12 Y21 Y22। यहाँ से I1 की इक्वेशन बनेगी Y11 V1 Y12 V2, Y11 V1 Y12 V2। सिमिलरली I2 की इक्वेशन बनेगी Y21 V1 Y22 V2, Y21 V1 प्लस Y22 V2। जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर्स को याद रखना तो बहुत आसान है। अब एच पैरामीटर को देखते हैं। एच पैरामीटर भी आसान ही होगा अगर आप मेरी इस टेक्निक से याद रखोगे तो। एच पैरामीटर यहाँ लिखिए V, यहाँ लिखिए I, और यहाँ H11 H12 H21 H22। यहाँ एक मैट्रिक्स बनाओ और यहाँ लिखो I, यहाँ लिखो V, यहाँ लगाओ 1, यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगाओ 1, यहाँ लगाओ 2। अब इक्वेशन बन जाएगी। V1 की वैल्यू चाहिए तो H11 I1 H12 V2, H11 I1 H12 V2। I2 की वैल्यू होगी H21 I1 H22 V2। I2 की वैल्यू चाहिए तो H21 V1 I1 H22 V2। ये हमारे पास H पैरामीटर्स की इक्वेशन आ गई। अब G पैरामीटर की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। G पैरामीटर बस H पैरामीटर से अपोजिट कर दीजिए। यहाँ लिखिए I, यहाँ लिखिए V। G11 G12 G21 G22। यहाँ लिखिए V I। 1 2 1 2। अब यहाँ से इक्वेशन आएगी, जैसे I1 की वैल्यू चाहिए तो G11 V1 G12 I2। I1 इक्वल्स टू G11 V1 G12 I2। V2 की वैल्यू G21 V1 G22 I2। ABCD पैरामीटर की इक्वेशन तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बहुत इजी है। V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2। I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ये ABCD पैरामीटर्स की इक्वेशन हो गई, ये आप याद रखिए। एक स्मॉल ABCD पैरामीटर भी होता है, ये भी देख ही लीजिए आप। यहाँ V2 इक्वल टू AV1 माइनस यहाँ A स्मॉल लगेगा AV1 माइनस BI1। I2 इक्वल टू CV1 माइनस DI1। ये कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD में सिर्फ इतना डिफरेंस है। कैपिटल ABCD में सेंडिंग एंड पैरामीटर की इक्वेशन क्रिएट होती है
और ABCD पैरामीटर में रिसीविंग एंड पैरामीटर की इक्वेशन क्रिएट होती है, यही डिफरेंस है। अब हम अपने क्वेश्चन पर रिटर्न आते हैं। हमें H पैरामीटर की नीड होगी और ABCD पैरामीटर्स की नीड होगी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में देखिए आपको H पैरामीटर दिख रहा है और ABCD पैरामीटर दिख रहा है। तो H पैरामीटर और ABCD पैरामीटर दोनों की इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अब इनकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट H11 इक्वल टू B अपॉन डी ये बोल रहा है, तो सबसे पहले हम H11 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 से। H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1। देखिए H11 आप V2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब V2 0 होगा तब H11 की वैल्यू V1 अपॉन I1 होगी। अब ABCD पैरामीटर की हेल्प से V1 अपॉन I1 फाइंड आउट करते हैं और V2 0 रहेगा। देखिए यहाँ V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब V1 अपॉन I1, ये देखिए V1 अपॉन I1, देखो B अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए H11 इक्वल टू B अपॉन डी मीन्स पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट है, वैन V2 इक्वल टू 0, पहला तो करेक्ट है। अब दूसरा चेक करते हैं। H12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। H12 आप यहाँ से देखिए H12 की वैल्यू कितनी होगी। जब I1 0 रहेगा तब H12 की वैल्यू V1 अपॉन V2 के इक्वल रहेगी, वैन I1 इक्वल टू 0। I1 यहाँ 0 कर दीजिए तो H12 की वैल्यू V1 अपॉन V2 के इक्वल होगी। अब ABCD पैरामीटर्स की हेल्प से V1 अपॉन V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन I1 इक्वल टू 0 की कंडीशन फॉलो करेंगे। अब ABCD पैरामीटर का यूज़ करते हैं I1 इक्वल टू 0 के लिए। फर्स्ट इक्वेशन V1 इक्वल टू AV2, ये इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 देते हैं, इसको इक्वेशन 4 देते हैं। इक्वेशन 3 में V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। I1 इक्वल टू 0 है H12 के लिए, तो यहाँ I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये CV2 माइनस DI2 हो जाएगा। हमें V1 अपॉन V2 की वैल्यू चाहिए, तो ये I2 वाले टर्म को हटा दीजिए। आप I2 वाले टर्म को V2 की टर्म में ला दीजिए। देखिए कैसे लाएंगे हम। CV2 इक्वल टू DI2, क्योंकि हमें V1 अपॉन V2 की वैल्यू चाहिए इसलिए I2 हटा दीजिए। तो कैसे हटाएंगे देखिए, तो यहाँ से I2 की वैल्यू V2 की टर्म में कितनी हो जाएगी, C अपॉन D V2। ये वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तब V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस B, I2 की प्लेस पे C बाई D V2 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए V1 इक्वल टू AV2 माइनस BC अपॉन D इंटू V2। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए। V1 इक्वल टू AD V2 माइनस BC V2 अपॉन D। यहाँ V1 इक्वल टू V2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमें V1 अपॉन V2 की वैल्यू चाहिए। AD माइनस BC अपॉन D, यहाँ पे V1 अपॉन V2 की वैल्यू AD माइनस BC अपॉन D के बराबर आ गई। अब देखिए V1 अपॉन V2, अब
यहाँ हमने I1 0 पुट कर दिया था, V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0 किसके बराबर है, H12 के बराबर है। यही तो हमारा सेकंड ऑप्शन है, H12 इक्वल टू AD माइनस BC अपॉन D। ये देखिए H12 की वैल्यू AD माइनस BC अपॉन D के बराबर है, मीन्स सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, H21 की वैल्यू 1 अपॉन D के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ देखिए H21 इक्वेशन नंबर 2 में H21 की वैल्यू I2 अपॉन I1 के इक्वल होगी व्हेन V2 इक्वल टू 0। अब ABCD पैरामीटर में I2 अपॉन I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं V2 इक्वल टू 0 में। इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में V2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यही इक्वेशन 4 क्यों ली मैंने, क्योंकि यहाँ मुझे I2 भी मिल जाएगा, I1 भी मिल जाएगा, तो I2 अपॉन I1 का रेशो निकालना आसान हो जाएगा। और V2 इक्वल टू 0 पे करूँगा तो ये V2 0 हो जाएगा। चलो ये इक्वेशन ले लेते हैं बाय इक्वेशन 4। I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2, यहाँ V2 इक्वल टू 0 क्योंकि H21 V2 इक्वल टू 0 पे मिलेगा, तब यहाँ I1 इक्वल टू माइनस DI2 हो जाएगा। और I2 अपॉन I1 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर I2 अपॉन I1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी होगा, लेकिन यहाँ 1 अपॉन डी है जबकि यहाँ माइनस 1 अपॉन डी होना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये करेक्ट आ गया तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, आगे भी चले जाते हैं, देखते हैं। H22 की वैल्यू निकालते हैं। H22 इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से I2 अपॉन V2 होगा व्हेन I1 इक्वल टू 0। ABCD पैरामीटर से I2 अपॉन V2 निकालते हैं। I2 और V2 देखो यहाँ दिख रहा है, I2 और V2 यहाँ हमें दिख रहा है I1 इक्वल टू 0 की कंडीशन में। तब इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज़ लिखते हैं, V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2। आपको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में ये समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना समय लगा रहा हूँ। चलो वापस आते हैं, इक्वेशन 3 को एज इट इज़ लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे I2 अपॉन V2 मिल जाएगा और H22 I1 इक्वल टू 0 पे निकला है, इसलिए ये भी देखते हैं। लेकिन V1 को हटाना है मुझे, देखिए कैसे हटा पाता हूँ। I1 0 CV2 माइनस DI2, ये यहाँ तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो गया। DI2 इक्वेशन इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें इक्वेशन नंबर 4 से ही फाइंड आउट हो जाएगा C अपॉन D की वैल्यू, क्योंकि H22 I2 अपॉन V2 यहीं से निकल जाएगा। I2 अपॉन V2 इक्वल टू C अपॉन D, मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इन 8086 सिंगल स्टेप इंटरप्ट बिलोंग्स टू, ये टाइप 1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिंगल स्टेप इंटरप्ट टाइप 1 कैटेगरी से बिलोंग करता है इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 72, द अरिथमेटिक ऑपरेशन NEG इनवर्ट्स, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन NEG है, NEG इनवर्ट्स ईच बीट ऑफ स्पेसिफाइड बाइट और वर्ड एंड एड्स 1, और 1 ऐड भी कर देता है। ईच बीट या वर्ड को ये इन्वर्ट करता है, ये इसका फंक्शन होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन 8085। 8085 में साइन फ्लैग प्रेजेंट होता है, पैरिटी भी प्रेजेंट होता है, ट्रेप नहीं होता है, ऑक्सिलरी कैरी भी प्रेजेंट होता है। इससे थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट प्रेजेंट इन 8085, तो ट्रेप जो है वो 8085 में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 8086 बस इंटरफेस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 8086 बस इंटरफेस यूनिट 6 बिट कंसिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 41, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1 देन ऑप्शन। यहाँ j = 1 k = 1 मीन्स ये प्रश्न JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में बातें कर रहा है। JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आपको पता ही होगी, और नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल। JK फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट रहेंगे J और K, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। यहाँ पर पहला इनपुट J, दूसरा इनपुट K, और आपको जो आउटपुट मिलेगा नेक्स्ट स्टेट वो Q+ से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 4 केस के बारे में बातें करेंगे। यदि दोनों इनपुट 0 0 है तो अब नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही मिलेगी। जब 0 1 रहेगा तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। जब आप 1 0 J और K का इनपुट रहेगा उस कंडीशन में आपको 1 मिलेगा, और जब 1 1 दूंगे आप तब ये टॉगल करेगा। आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज होगा, 0 1 0 1 0 1 ऐसा होते रहेगा। ये JK फ्लिप फ्लॉप में होता है। इस टॉगल को कंपनसेट करने के लिए मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि JK फ्लिप फ्लॉप में होने वाले टॉगल को कंपनसेट करने के लिए आप क्या करोगे, तो मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे। ये पहली मेथड है इस टॉगल को कंपनसेट करने की। दूसरी मेथड है कि आप इंस्टेंट पल्स प्रोवाइड करोगे, इम्पल्स पल्स प्रोवाइड करोगे। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पल्स प्रोवाइड करोगे, उसके बाद पल्स प्रोवाइड नहीं करोगे। ये सेकंड मेथड है। अब हमारे ऑप्शन को चेक करते हैं। इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1, ये कब हो सकता है? प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, ये इस कंडीशन में होगा। जब 1 0 देंगे तब नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी, और एक ये टॉगल की कंडीशन में यहाँ भी 1 मिल सकता है। दोनों 1 1 हो तो 0 के बाद 1 मिल सकता है, उनके बाद 0 मिलेगा, 0 के बाद फिर से 1 मिल सकता है। ये टॉगल की दोनों इस कंडीशन में पॉसिबल है। मीन्स J की वैल्यू तो ऑलवेज 1 होगी, और K की वैल्यू 0 है तो भी 1 मिल रहा है, K की वैल्यू 1 है तो भी 1 मिल रहा है। मीन्स कुछ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये डोंट केयर मीन्स पता नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है डोंट केयर मीन्स। और ऐसा ऑप्शन कौन सा हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। MPEB भोपाल जोन के एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, जो हम कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं, और इन नॉन टेक्निकल के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इन 25 क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये MPEB भोपाल के 2018 का क्वेश्चन पेपर है। So guys, thank you. Please like, share and subscribe my channel.